तो आप बोलिए, अंग्रेजों को कैसे हम कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे लोगों में गिने जाते हैं? और भारत में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई इस अंग्रेजी भाषा में। वो गलतफहमी पता है क्या हुई है? हमारी भाषा जो अंग्रेजी हो गई, राष्ट्रभाषा जैसी अंग्रेजी हो गई, हर जगह अंग्रेजी है, तो हमारी सेना में भी अंग्रेजी है। अब सेना में अंग्रेजी होने का सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को यह हो रहा है कि भारत में जो वीर जातियां हैं, जो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ सकती हैं, वो अंग्रेजी जानती नहीं है। और जो लल्लू चप्पू किस्म के लोग हैं, जो वीरता में बिल्कुल शून्य हैं, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं। इसलिए हम युद्ध हार गए चीन का 1962 में। ये अंग्रेजी भाषा की सबसे बड़ी कमनसीबी। अब मैं अंत में आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, बहुत गहरी। भारत के लोगों ने और सारी दुनिया के लोगों ने, जो अंग्रेजी के समर्थक हैं ना और अंग्रेजी के विरोधी पूरी दुनिया में, एक बहुत बड़ा झूठ अभी प्रचारित करना शुरू किया है। और वो झूठ प्रचारित क्या करना शुरू किया है? जैसे ही हम अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं तो भारत में कुछ लोग कह देते हैं ये अंग्रेजी भाषा का विरोध माने ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं, और ईसाइयों के समाज से अंग्रेजी को जोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे देश में यह संयोग की बात है कि ज्यादातर अंग्रेजी स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है, ज्यादातर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है। तो जब हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं तो ये ईसाई संस्थाएं समझती हैं ये हमारा विरोध कर रहे हैं। मैं सभी ईसाई संस्थाओं को विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं और सारे देश का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि परम पूजनीय ईसा मसीह की भाषा अंग्रेजी नहीं थी। ईसा मसीह ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो संदेश दिए हैं, जो व्याख्यान किए हैं और जो कुछ उन्होंने लिखा है, जो कुछ बोला है, वो अंग्रेजी में नहीं है, वो एक दूसरी भाषा में है। उस भाषा का नाम है अरमैक। अरमैक नाम की एक भाषा चला करती थी ये इलाके में जहां इस समय इजराइल है, जहां इस समय फिलिस्तीन है। इजराइल है, फिलिस्तीन है, इस क्षेत्र में एक भाषा चला करती थी आज से कुछ वर्ष पहले तक, लगभग 2000 वर्ष पहले तक। उस भाषा का नाम है अरमैक और उसकी अपनी लिपि थी। और अरमैक लिपि को अगर आप समझना चाहें तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बांग्ला लिपि है। हम बांग्ला लिखते हैं ना, बांग्ला, आसामी लिखते हैं, बिल्कुल इसी लिपि में अरमैक लिखी जाती थी। और अरमैक के बहुत सारे शब्द हिंदी में मिलते हैं। हो सकता है हिंदी में से बहुत सारे शब्द अरमैक में गए हों, क्योंकि हिंदी का इतिहास तो अरमैक से बहुत पुराना है। तो अरमैक भाषा में बोलते थे ईसा मसीह और अरमैक भाषा में लिखे गए उनके सारे व्याख्यान। और आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे पहली बाइबल लिखी गई वो भी अरमैक में लिखी गई, अंग्रेजी में बाद में उसका भाषांतर हुआ। तो दुनिया भर के ईसा मसीह को मानने वाले जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजी ईसा मसीह की भाषा नहीं थी, अंग्रेजी बाइबल की भाषा कभी नहीं रही। ईसा मसीह के सारे व्याख्यान अरमैक में हुए, सब कुछ उन्होंने साहित्य अरमैक में लिखा है। इसलिए वो अपने आप को इस बात से जोड़कर ना देखें कि अंग्रेजी भाषा का विरोध ईसाइयों का विरोध है, यह बिल्कुल नहीं है। मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जब अंग्रेजी विकसित हुई तो उसने अरमैक भाषा को खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। अंग्रेजी भाषा ने दुनिया की सैकड़ों सैकड़ों छोटी भाषाओं को खत्म किया है, उसमें से अरमैक भाषा को खत्म किया गया जिसमें मूल रूप से बाइबल लिखी गई सबसे पहले। और एक गहरी बात कहना चाहता हूं, दुनिया के सारे बड़े ग्रंथ जिन्होंने व्यवस्थाएं बदली हैं, जिन्होंने व्यवस्थाओं को नया बनाया है, जिन्होंने सारी दुनिया का इतिहास नया लिखा है, ऐसे सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुरान जो है ना वो अंग्रेजी में नहीं है, बाइबल जो है वो अंग्रेजी में नहीं है। दुनिया में यहूदी धर्म है, उसकी एक पवित्र पुस्तक है जिसको जेंदावस्ता कहते हैं, वो हेब्रू में लिखी हुई है, वो अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि यहूदियों की मातृभाषा हेब्रू है, अंग्रेजी नहीं है। और इजराइल जो देश बना है वो हेब्रू मातृभाषा को अपनाकर नया देश बना है। तो कुरान अंग्रेजी में नहीं, जेंदावस्ता अंग्रेजी में नहीं, बाइबल अंग्रेजी में नहीं। और हम भारत के वेदों की बात करें तो कोई वेद अंग्रेजी में नहीं। ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, सब संस्कृत में है। उपनिषद सारे संस्कृत में है। माने जिन शास्त्रों ने, जिन ग्रंथों ने दुनिया को बदला है,
दुनिया की व्यवस्थाओं को बदला है, क्रांतियां की हैं जिन शास्त्रों ने और ग्रंथों ने। एक भी ग्रंथ पूरी दुनिया में अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ है। आप सोचो कितनी गरीब भाषा है ये अंग्रेजी। हमारे देश के बारे में और दुनिया के देशों के बारे में एक और सच्चाई मुझे कहनी है, वो ये कि भारत को छोड़कर दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जहां विदेशी भाषा का अखबार छपता हो। परम पूजनीय स्वामी जी एक बार अक्सर हमको कहते रहते हैं हर बार कि भारत छोड़कर दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी मातृभाषा में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हो। माने भारत अकेला देश है जो विदेशी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाता है। अब इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, भारत दुनिया का अकेला देश है जहां विदेशी भाषाओं के अखबार छपते हैं और बिकते हैं। भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देश में विदेशी भाषाओं के अखबार बिकते नहीं है। छपते तो हैं लेकिन मिलते नहीं है आसानी से। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच के ही अखबार मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते हुए आप परेशान हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में जाएंगे, सब अखबार स्विस में मिलेंगे, अंग्रेजी का अखबार ढूंढते परेशान हो जाएंगे। जर्मनी में जाएंगे, चीन में जाएंगे, जापान में जाएंगे, सब जगह अखबार मिलेंगे उनकी मातृभाषा के, बिकेंगे, छपेंगे, मिलेंगे। भारत एक अकेला देश है जहां कहीं भी चले जाइए अंग्रेजी के अखबार तो जरूर मिल जाएंगे। दिल्ली में मिल जाएंगे, यहां हरिद्वार में मिल जाएंगे, आगरा है, बरेली है, छोटे छोटे शहरों में मिल जाएंगे। बहुत शर्मनाक है ये स्थिति कि हमारे यहां विदेशी भाषा के अखबार हर जगह मिल जाएं और दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो विदेशी भाषा का कोई अखबार ना मिले। और पता चला कि हमारे देश में तो नीतियां भी ये अंग्रेजी अखबार के मालिकान ही बनवाते हैं और बड़े अखबारों में विज्ञापन भी अंग्रेजी अखबारों को ही मिलते हैं। और चूंकि विज्ञापन ज्यादा अंग्रेजी अखबारों को मिलते हैं इसलिए नीतियां बनवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत के जो नीति निर्धारक हैं, अधिकारी और नेता, ये ज्यादातर अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और वो उसी से प्रभावित होकर नीतियां बनाते हैं। इसलिए आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या का समाधान भारत की नीतियों में नहीं मिलता, व्यवस्थाओं में नहीं मिलता। मैं एक दो छोटी सी कुछ गहरी और दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं, वो ये भारत के बारे में एक बहुत गहरी बात जो मुझे बहुत चुभती है, वो ये कि आजादी जब नहीं मिली थी तब इस देश में गुलामी थी और 565 छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। आजादी मिल गई, आजादी आ गई और 565 राज्यों के अब 33 राज्य बन गए। लेकिन आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि जब भारत आजाद नहीं था तो 565 राज्यों की मूल भाषा स्थानीय भाषा हुआ करती थी, मातृभाषा हुआ करती थी, अंग्रेजी किसी राज्य में नहीं चलती थी। लेकिन भारत जब आजाद हो गया तो भारत में मूल भाषा, मातृभाषाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई और हर जगह अंग्रेजी 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 हावी हो गई। भारत में अंग्रेजों के जमाने में जो कलेक्टर हुआ करता था उसको एक निर्देश होता था कि वो स्थानीय भाषा को जब तक सीखेगा नहीं उसको किसी भी पद पर रखा नहीं जाएगा। अब आजादी के बाद जो कलेक्टर होता है इस देश में उसको ये निर्देश होता है कि स्थानीय भाषा जानो या ना जानो, अंग्रेजी आनी चाहिए तभी तुमको नियुक्ति मिलेगी, नहीं तो नियुक्ति नहीं मिलेगी। माने ये दो बातों को अगर हम समझें गहराई से तो ये कि हम गुलामी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा आजाद थे बनिस्बत आजादी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा गुलाम हैं हम। जब हमारे राजकाज की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है, राजकाज के व्यवहार की पूरी भाषा अंग्रेजी हो गई है, मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है, आपको भी शायद होता होगा। आजाद भारत के, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति अंग्रेजी में संदेश देते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात करते हैं, आजाद भारत के प्रधानमंत्री संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, राष्ट्रपति संसद में अंग्रेजी बोलते हैं, संसद के बाहर अंग्रेजी बोलते हैं, भारत के सांसद अंग्रेजी में बात करते हैं संसद में, संसद के बाहर अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के विधायक अंग्रेजी में बात करते हैं, विधायिकाओं के अंदर बात करते हैं, विधायिकाओं के बाहर बात करते हैं। हमारे देश की अदालतों में न्याय जिसको चाहिए, वादी हो या प्रतिवादी, वो अंग्रेजी में बेचारा पूरी बहस को टुकुर टुकुर देखता रहता है।
जैसे बकरे को हलाल करते समय बकरा अपनी आंखों से देखता रहता है टुकुर टुकुर, ऐसे न्याय की अदालत में खड़ा हुआ हमारे देश का कोई न्याय पाने वाला व्यक्ति पूरी बहस को अंग्रेजी में देखता रहता है, ना उसके समझ में आती है, ना उसके पल्ले पड़ती है। उसका वकील अंग्रेजी में बोल रहा है, सामने वाला वकील अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, न्यायाधीश अंग्रेजी में सवाल कर रहा है, अंग्रेजी में जवाब दे रहा है, अंग्रेजी में पूरा का पूरा वो न्याय का फैसला लिख रहा है, वो फैसले की छपाई अंग्रेजी में हो रही है और वो न्याय पाने वाले के हाथ में दे दी जाती है, भाई तुम इसको पढ़ लो और समझ लो। क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा, क्योंकि 1 करोड़ से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं, समझते हैं। बहुत दुख होता है जब हम बाजारों में जाते हैं, दुकानों पर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में लिखी गई हैं, दुकानों पर मिलने वाली वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं। हम इस देश में गलियों में द्वारों पर घूमते रहते हैं, द्वारों के बाहर नाम पट्टिकाएं अंग्रेजी में है, द्वारों की गलियों के नाम अंग्रेजी में है, सड़कों के नाम अंग्रेजी में है। सरकार ने आज तक वो नाम नहीं बदले हैं। कहीं कर्जन रोड है, कहीं लॉरेंस रोड है, कहीं मैकडॉवल रोड है, तो कहीं पैथिक लॉरेंस रोड है, तो कहीं लिलिथगो रोड है, तो कहीं डलहौजी रोड है, तो कहीं डलहौजी नगर है, तो कहीं वास्को डिगामा नगर है। कहीं कहीं इस देश में शर्मनाक स्थिति है कि कर्जन जिसने भारत का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर, उसके नाम से भवन है, उसके नाम से रियासतें हैं, उसके नाम से गलियां हैं, उसके नाम से सड़कें हैं, तो हर जगह अंग्रेजी 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 छाई हुई है। इससे भी ज्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है कि भारत के किसान जो खेती करते हैं उनको बीज दिए जाते हैं, तो बीज बेचने वाली कंपनियां जो पैकेट बनाती हैं वो पैकेट सब अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। दवा छिड़कनी है अगर किसी किसान को कीटनाशक, तो दवा के ऊपर जो संदेश लिखे जाते हैं वो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। खाद की जो बोरियां होती हैं उस पर अंग्रेजी भाषा छपी होती है, लिखी रहती है। कोई किसान अंग्रेजी जानता नहीं है, कोई किसान अंग्रेजी समझता नहीं है, लेकिन उसको बेची जाने वाली कीटनाशक दवाएं, उसको बेचे जाने वाले बीज, उसको बेचे जाने वाला खाद, सब कुछ अंग्रेजी 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 में होता है। उसका दुष्परिणाम क्या होता है? किसान को मालूम नहीं है कि अंग्रेजी में किसी दवा के लिए लिखा गया है कि इस दवा को थोड़ी ही मात्रा में लेना है। किसान कई बार ज्यादा मात्रा में लेता है, वो खुद मरता है, दूसरों को भी मारने का कारण बन जाता है। साधारण लोग हमारे देश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, अंग्रेजी भाषा में उनसे बातें की जाती हैं, उनको खतो किताबत अंग्रेजी भाषा में की जाती है। तो ऐसी स्थिति जब पूरे देश में हो तो हमें इस भाषा के स्तर की गुलामी को तो अब उखाड़ के ही फेंकना पड़ेगा। मेरे मन में तो एक ही बात है कि जैसे अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंका, वैसे अब अंग्रेजी को उखाड़ कर फेंकना है। यही एक काम बाकी है जो हमारे शहीदों के, क्रांतिवीरों के सपनों से जुड़ा हुआ है। और ये भारत स्वाभिमान का अभियान चाहता है कि सारे देश में से अंग्रेजी हटे। तो आप बोलेंगे अंग्रेजी कहां कहां से हटे? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अंग्रेजी हमारी अदालतों से हटे, अंग्रेजी हमारी शिक्षा व्यवस्था में से हटे, अंग्रेजी हमारी शासन व्यवस्था में से हटे, अंग्रेजी हमारे कारखानों से हटे, अंग्रेजी हमारी फौज में से हटे, अंग्रेजी हमारी प्लाटून में से हटे, अंग्रेजी हमारे वैज्ञानिक संस्थानों से हटे, अंग्रेजी हमारे कृषि संस्थानों में से हटे, अंग्रेजी हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली सरकारी संस्थाओं में से हटे। इन सभी जगह से अंग्रेजी हटाई जाए। तो आप बोलेंगे कहां भेजा जाए? इसको 7 समंदर पार इसके देश में छोड़कर आया जाए। हमारी जगह से यह अंग्रेजी हटे। या तो ये 7 समंदर पार भेजी जाए अंग्रेजी, या इस अंग्रेजी को पुस्तकालयों में बंद कर दिया जाए, या इस अंग्रेजी को विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दे दिया जाए। विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थान खोल दिए जाएं, उनमें अंग्रेजी सीखने और सिखाने का काम चलता रहे, बाकी भारत के हर स्थान से अंग्रेजी हट जाए। तो आप कहेंगे जी कुछ लोगों को अंग्रेजी सीखनी है, जिनको अंग्रेजी सीखनी है वो विदेशी भाषा के शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले लेंगे, अंग्रेजी सीख लेंगे। आपने देखा है दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, 60 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। कोई कहता 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। अभी यहां हरिद्वार में तो ऋषिकुल चौक पर होर्डिंग लगा है,
15 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखिए। जब हमारे यहां इतने महान महान लोग हैं जो 15 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं, तो 15 साल क्यों बर्बाद करना अंग्रेजी सीखने में? हम तो 15 दिन में सीख लेंगे। ऋषिकुल चौराहे पर बोर्ड लगा हुआ है, वहां जाके भर्ती हो जाएंगे, 15 दिन में कुछ टूटी फूटी अंग्रेजी सीख जाएंगे, और इतनी तो सीख जाएंगे कि अंग्रेजों से बात कर सके, उनको समझा सके, उनकी समझ सके। हमको अंग्रेजी भाषा 15-15 साल पढ़ने की क्या जरूरत है? पहली कक्षा से अंग्रेजी, दूसरी से अंग्रेजी, तीसरी से अंग्रेजी और अंतिम कक्षा तक अंग्रेजी, यह तो बहुत बड़ा अत्याचार है। और इस अत्याचार में नुकसान पता है क्या होता है? हम भाषा को सीखते सीखते सारा समय बर्बाद कर देते हैं, विषय हम सीख नहीं पाते। हमको गणित सीखना है, हमको दर्शन शास्त्र सीखना है, इतिहास सीखना है, भूगोल सीखना है, हमको भौतिकी सीखनी है, रसायन शास्त्र सीखना है, अन्य अन्य शास्त्र सीखने हैं, लेकिन ये चूंकि सब अंग्रेजी से जुड़े हुए हैं तो अंग्रेजी सीखने में ही 8-10 साल निकल जाते हैं। फिर इन शास्त्रों को सीखने का जब समय आता है तो अंग्रेजी के बोझे से इतने लद जाते हैं कि ये शास्त्र छूट जाते हैं, अंग्रेजी आगे आ जाती है। और जो लोग शास्त्र सीख जाते हैं उनको चूंकि अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए माना जाता है कि ये जिंदगी के हर क्षेत्र में बेकार है। और इसके चक्कर में हमारे देश का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। 18 करोड़ विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में भर्ती होते हैं और अंतिम कक्षा तक निकलते निकलते वो 1 करोड़ रह जाते हैं। भारत सरकार कहती है 17 करोड़ विद्यार्थी केवल और केवल इस कारण से फेल हो जाते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं जान पाते, नहीं सीख पाते। आप सोचो 17 करोड़ विद्यार्थियों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये अन्याय और अत्याचार अब ज्यादा दिन हमें नहीं सहना है। इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पूरी ताकत और बुलंदी से लड़ना है। भारत स्वाभिमान अभियान इसी काम के लिए समर्पित है और आप सभी भारत स्वाभिमान अभियान के कार्यकर्ता इसी के लिए समर्पित हैं। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन से शुरुआत करिए और इस विदेशी भाषा की गुलामी का जो जुआ आपने अपने कंधे पे ओढ़ रखा है, लाद रखा है, इसको एक क्षण में उठाकर फेंक दीजिए। एक झटके से इस गुलामी को हटाइए, अपने जीवन से इसको निकालिए। आप बोलेंगे हम हमारे जीवन से क्या करें, कैसी शुरुआत करें अंग्रेजी को हटाने की? अंग्रेजी को हटाने की सबसे पहली शुरुआत करिए कि आप अपने घर में बच्चों के नाम, बेटे और बेटियों के नाम अंग्रेजी में रखना तत्काल बंद करिए। हमने ऐसी मूर्खता अपने घरों में अपनाई हुई है। बेटे का नाम टिंकू, बेटी का नाम डिंपल, ट्विंकल, बेबी, डबली, डॉली, डेजी, बबलू, डबलू, बबलू, डबलू, पता नहीं क्या क्या नाम है। नामों का अर्थ नहीं मालूम, रखे हुए हैं। मुझे कभी कभी इतनी हंसी आती है। पिताजी का नाम राम प्रसाद, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अभी राम प्रसाद और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया, जरा बताइए। और जिन महानुभावों ने अपने बेटों के नाम टिंकू रखे हुए हैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आज और अभी ये नाम बदल दें, क्योंकि टिंकू का अंग्रेजी में अर्थ होता है आवारा लड़का। आपका सीधा साधा अच्छा खासा बेटा, आप उसको टिंकू बोल बोल के आवारा बनाना चाहते हैं? नाम बदलिए उसका। अपने पास बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत में नाम है, हिंदी में नाम है, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, सब भाषाओं में अच्छे नाम है। तो बच्चों के नाम तत्काल बदल दीजिए और उनको ये टिंकू, पिंकू, डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू इन नामों से बुलाना तुरंत बंद कर दीजिए। यहां से शुरू करिए। फिर दूसरा निवेदन आपसे है वो ये कि अंग्रेजी भाषा को अपने हस्ताक्षर से हटाइए। हम अक्सर पत्र लिखते हैं, हिंदी में लिखेंगे, गुजराती में लिखेंगे, तमिल तेलुगु में, हस्ताक्षर अंग्रेजी में कर देंगे। तुरंत बंद करिए। सभी भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें या राष्ट्र भाषा में करें, अंग्रेजी के हस्ताक्षर तत्काल बंद करें। और आपके तो बैंक के खातों में जो हस्ताक्षर आपने दे रखे हैं ना नमूने के रूप में, वो तुरंत जाके बदलवा दें अगर वो अंग्रेजी में है तो। आप बोलेंगे बैंक बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। बैंक को एक निवेदन पत्र दीजिए, आपके हस्ताक्षर का नमूना एक दिन में बैंक बदलने को तैयार है, क्योंकि बैंकों में अब यह नीति है कि हिंदी में लिखे हुए पत्र, हिंदी में हस्ताक्षर किए हुए चेक या ड्राफ्ट बैंक में स्वीकार होते हैं। तो आपके बैंक खातों से हस्ताक्षर का नमूना बदलें, वो हिंदी में करें, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करें। तीसरा काम, आपके घरों के बाहर अगर आपने अंग्रेजी नाम रखे हुए हैं
के एन शर्मा, ये शर्मा तो समझ में आता, के एन क्या है? ए एन शर्मा, डी एन शर्मा, ए बी पाठक, ए बी शुक्ला, ये ए बी क्या है, डी एन क्या है, ए एन क्या है? पीछे वाला तो समझ में आ रहा है, ये आगे वाला क्या है? पूरा नाम लिखिए ना, दया शंकर शर्मा, कृपा शंकर शर्मा, राम अवध शर्मा, राधे श्याम शर्मा। उसको आर एस शर्मा क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजियत में क्यों जा रहे हैं? तो अपने नामों को नाम पट्टिकाओं से बदलिए। और घरों के नाम अगर आपने कुछ इस तरह से अंग्रेजियत वाले रखे हैं तो वो घरों के नाम हिंदी में करिए, मातृभाषा राष्ट्रभाषा में करिए। और एक कदम आगे बढ़िए, घर के बच्चों को अंग्रेजी में कोई कविता मत सिखाइए, कोई कविता मत सुनाइए। हमारे घरों के बच्चों को हमने ऐसी मूर्खतापूर्ण कविताएं सिखा रखी हैं, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। इसका अर्थ समझो, रेन रेन गो अवे माने बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। अब हर बच्चा यही बोल रहा है, बारिश बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ, मुझे खेलना है। करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं, भगवान ने प्रार्थना सुन ली तो, बारिश को वापस बुला लिया तो बारिश तो होगी नहीं, तो अन्न तो पकेगा नहीं, तो धरती तो प्यासी रहेगी, तो हम भूखे रहेंगे, पूरे देश में अकाल पड़ेगा। इसलिए बच्चों को यह कविता मत सिखाइए, रेन रेन गो अवे। उनको दूसरी कविता सिखाइए। एक बहुत सुंदर कविता है, मराठी में है, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। माने बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, जोर जोर से आओ, नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूं तुमको, एक बार आ जाओ। क्योंकि भारत बारिश पे ही चलता है, क्योंकि यहां अन्न बारिश पर ही पकता है। तो देखो कितना अंतर है। मराठी की भाषा में लिखी गई कविता देश की जमीन से जुड़ी हुई है, देश की जरूरत को बखान कर रही है, बारिश बारिश तुम जल्दी आओ। क्योंकि भारत में 60% जमीन पर अन्न पकता है, वो बारिश से ही पकता है। 40% जमीन पर सिंचाई की दूसरी व्यवस्था है। तो यहां तो बारिश को बुलाने वाली कविता बच्चों को सिखानी पड़ेगी, ये बारिश को भगाने वाली अंग्रेजी कविता मत सिखाइए। फालतू अंग्रेजी चीजें मत सिखाइए बच्चों को। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन द माउथ, फिर हा हा हा। ये क्या मूर्खता की अंग्रेजी की कविताएं आप सिखा रहे हैं। हिंदी की सुंदर सुंदर कविताएं, मराठी की, संस्कृत की, तमिल की, तेलुगु की, मलयालम की, ये सब सिखाइए ना बच्चों को। तो घर में बच्चों को इस तरह से बड़ा करिए, मातृभाषा की कविताएं, मातृभाषा की कहानियां। और आप ध्यान रखना, जब बच्चे को मातृभाषा की कविता आप सिखाएंगे, मातृभाषा की कहानी पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, वो 2-3 घंटे में याद कर लेगा। अगर अंग्रेजी में वही सिखाएंगे 2-3 महीने भी याद नहीं कर पाएगा और जबरदस्ती उसको रटेगा और बार बार भूल जाएगा। फिर आप डंडा मार मार के उसको गधा बना देंगे। गधा भी बहुत अच्छा होता है, हमारे अंग्रेजी विद्यार्थी तो उससे भी गए भी थे। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक दिन हमको चाणक्य जी को पढ़ाया, तो उसमें बताया कि गधे से भी सीखो। तो गधा भी कितना ऊंचा है, यहां तो अंग्रेजी वाले उसके भी नीचे हैं। उससे क्या सीख सकते हैं हम अंग्रेजी वाले से? गधे से भी कुछ सीख सकते हैं, कुत्ते से भी सीख सकते हैं, घोड़े से भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले से तो वही सीख सकते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो ये अंग्रेजी घर में से निकालो, जीवन में से निकालो। अंग्रेजी में कभी बातचीत मत करो, कोशिश करो कि अंग्रेजी के शब्द कम से कम आए। और अंग्रेजी बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत होना कभी। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है, और होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है। उसमें गलती हो जाए तो कौन सी ऐसी खास बात है? इसलिए अंग्रेजी में कभी गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत करना अपने आप पर। मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी में गलती हो जाए तो गर्व करना, क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है हमारी, इसलिए गलती हुई तो क्या दिक्कत है उसमें? कभी भी गर्व करना उस पर। मातृभाषा बोलने में गलती हो जाए, राष्ट्रभाषा बोलने में गलती हो जाए तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। विदेशी भाषा बोलने में गलती हो जाए बिल्कुल शर्म नहीं करना। 1967 में सरकार ने जो कानून बनाया, और जो कानून इतना खतरनाक है कि भारत का एक राज्य भी अगर मना कर दे तो हिंदी लागू नहीं हो सकती और अंग्रेजी हट नहीं सकती। इस कानून को जल्दी से जल्दी बदलवाना है
और जरूरत पड़े तो संविधान के अनुच्छेद 343 में संशोधन कराना है और इसके लिए भारत स्वाभिमान की ताकत को बढ़ाना है। जिस दिन हमारी ताकत भारत की राजनीतिक पार्टियों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, भारत की सब राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, जिस दिन भारत स्वाभिमान में कुल मिलाकर 5 करोड़ सदस्य हो जाएंगे, उस दिन यह कानून भी बदल जाएगा और संविधान में संशोधन भी हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि भारत स्वाभिमान की तरफ से संविधान में जरूरत पड़े तो संशोधन, कानून को तो पूरी तरह से बदल देना है जो 1967 में बना है, और नीतियों को बदल देना है, नियमों को बदल देना है। भारत के अस्पतालों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के कृषि संस्थानों से हटानी है, भारत के वैज्ञानिक संस्थानों से अंग्रेजी हटानी है, राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी हटानी है। जहां जहां अंग्रेजी भाषा के रूप में उपयोग हो रही है, उस सब जगह से अंग्रेजी को हटाना है। और इसके लिए हमारे पूरे भारत की 22 भाषाओं को बोलने वाले, जीने वाले और उसमें आचरण करने वाले लोगों की ताकत को खड़ा करना है, क्योंकि ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की ताकत है जो अंग्रेजी को हटाएगी। ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जो अंग्रेजी को भारत से भगाएगी, और ये 22 भाषाओं को बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जिसके कारण से इस देश से अंग्रेजी को हम 7 समंदर पार वापस भेजेंगे। तो ये बोलकर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आह्वान करता हूं, व्यक्तिगत जीवन से तुरंत अंग्रेजी को हटाइए, विदेशी भाषा की गुलामी को हटाइए। इस विदेशी भाषा की गुलामी ने बहुत लंबा समय हमारा ले लिया है, जिसके कारण हम पिछड़ गए हैं। अब ज्यादा हम पिछड़ना नहीं चाहते, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। 118 करोड़ भारतवासियों की भाषा, उनकी मातृभाषा, उसको स्थापित करना है, उनको सम्मान दिलाना है, जीवन में उनको अपनाना है, हर स्तर पर उनको स्थापित कराना है। इसी के लिए है ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, ईश्वर हमको साहस दे, ईश्वर हमको पूरी हिम्मत दे और हम सबकी एकता बनी रहे और आगे ये बढ़ती रहे और हम इस उद्देश्य में सफल हो पाए। भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में और दुनिया में ऐसा आदर्श स्थापित करे कि जिन शहीदों के सपनों को 1947 में पूरा नहीं किया गया, उन शहीदों के सपनों को 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद। भाषा की पराधीनता से और भाषा के साथ जुड़ी है एक बहुत बड़ी संस्कृति, एक बहुत बड़ा विचार और एक बहुत बड़ा सम्मान, इस देश के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और उसका स्वाभिमान। यदि राष्ट्रभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में भारत के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, विज्ञान की, तकनीकी की, प्रबंधन की, तो एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक खेती करने वाले आदमी का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन पाएगा। उस दिन देश के अंतिम आदमी का उत्थान हो पाएगा। इसके पीछे बहुत बड़ा सत्य है कि अंग्रेजी के कारण से वो गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा कभी आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, वैज्ञानिक नहीं बन सकता, उसको पढ़ा लिखा माना ही नहीं जाता। ये बहुत बड़ी हानि हुई है इस अंग्रेजी की पराधीनता से। अच्छा, अंग्रेजों के समय तो उनके हम गुलाम थे, इसलिए अंग्रेजी में सारा व्यवहार करते थे। अब क्यों कर रहे हैं? कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। अंग्रेजी भाषा बोलने वाले अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिवीरों का कत्ल किया। 7 लाख से ज्यादा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने कुचल कुचल करके, रोंद रोंद के मारा, बुरी तरह से तड़फा तड़फा करके, बेरहमी, बेदर्दी के साथ में उन सबका खून खराबा किया। भारत का आर्थिक शोषण किया, चारित्रिक शोषण किया, सब कुछ हमारा लूट करके लेके गए। लुटेरों की भाषा को हम अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ये तो बहुत शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री उस कभी भी सार्वजनिक स्थानों पर वो अपनी राष्ट्रीय भाषा और अपनी मातृभाषाओं में बोलता ही नहीं है। तो ये बेबसी हमको बहुत जल्दी मिटानी। अब ये पूरी अंग्रेजियत जो हमारे रगों में समा गई है, इसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकना है और सच्चे अर्थों में
हमको स्वाधीनता पानी है और इसके लिए आपको प्रयास करना है। और जब ऐसा हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पूरी आजादी के साथ हम पूरे स्वाभिमान के साथ जी पाएंगे और भाषा की पराधीनता के साथ साथ हम सारी गुलामियों के बेड़ियों को काट करके देश के अंतिम व्यक्ति को सम्मान और स्वाभिमान दे पाएंगे। इन्हीं शब्द